अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी अल शिफा रावलपिंडी से हाज़िर है। नाज़रीन, ये अल शिफा हॉस्पिटल आँखों का मशहूर तरीन हॉस्पिटल है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बल्कि इसको एशिया के बड़े हॉस्पिटल का दर्जा हासिल है। यहाँ पे आँख के हवाले से, आँख की पुतली से लेकर इसके अंदर जिस तरह का भी प्रॉब्लम हो, उसका इलाज यहाँ पे मुमकिन है। और यहाँ पे सुबह से लेकर जब तक हॉस्पिटल खुला रहता है, यहाँ पे मरीज़ों का बेपनाह रश रहता है। ख़वातीन के लिए अलहदा यहाँ पे ओपीडी है, मर्दों के पास जो हैं वो भी अलग से हैं, और बच्चों के लिए भी अलग से ओपीडी वार्ड भी मौजूद हैं, वहाँ पे सेक्शन मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं। सब लोग यहाँ पे आके अपना इलाज करा सकते हैं। नाज़रीन, मैंने आज ये अपना चश्मा भी साथ रखा है। जब भी आप इस तरह के हॉस्पिटल में आएंगे तो ये चश्मा लगा के रखेंगे, क्योंकि आशोब चश्म की बीमारी है। और इसके अलावा आपने देखा कि शुगर के लोगों को जो इंजेक्शन लगता है, उस हवाले से भी आपने एहतियात करनी है। आइए नाज़रीन, मैं आपकी मुख्तलिफ मरीज़ों से बात कराता हूँ, डॉक्टरों से बात करता हूँ, और आपको लेके चलता हूँ कि जहाँ पे जो मुख्तलिफ वार्ड हैं उस हवाले से, जो अद्वियात के हवाले से डॉक्टर्स क्या कहते हैं और पेशेंट क्या कहते हैं, सबके पास चलते हैं। कुछ अंदाज़ा है कितने लोग विज़िट करते हैं? सर आजकल जो इसकी कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो चुकी है। आज से मतलब अगर आप वीक पहले की बात करें तो हमारे पास मैक्सिमम 40 टू 50 पेशेंट रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन अभी ये रेशो बढ़ गई है। हमारी मैक्सिमम 80 टू 90 पेशेंट हमारा डेली जो है वो इधर आ रहा है। तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी एहतियाती तदबीर स्टार्ट कर दी हुई हैं, जिसमें ये है कि आप कह सकते हैं सैनिटाइजेशन हम लोगों ने अपने इक्विपमेंट्स की स्टार्ट कर दी है। उसके साथ साथ अपने जो स्टाफ है उनको भी आगाह कर दिया है इस बारे में कि आपके पास अगर डायरेक्ट पेशेंट इस तरह का रिपोर्ट करता है तो उसको हम एमरजेंसी चेकअप दें, ठीक है, एमरजेंसी में उसको हम ट्रीटमेंट दें, क्योंकि ये जो पेशेंट है, ये एक पेशेंट जिसको लगता है, ठीक है, उसके बाद वो आगे जो 4 पेशेंट और बैठे हैं वो उनको भी ये लग सकता है, ये जो वबा है फैली हुई, ठीक है, क्योंकि ये हवा में है, ठीक है। और जिस पेशेंट को लगेगा, अगर हम वो ज़्यादा इंटरेक्शन उसका बाकी पेशेंट्स के दरमियान होगा तो उनको भी लग सकता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उन पेशेंट्स को हम लोग अलग से ऑन प्रायोरिटी ट्रीट करें और उनको जल्द से जल्द जो उनका ट्रीटमेंट है वो लिख के दें, और ताकि वो अपने घर जाके एहतियाती तदाबीर यूज़ करें और ट्रीटमेंट का अफाका पा सकें। शुरू से आपकी नज़र कमज़ोर थी, यहाँ पे आपका जो इलाज हो रहा है इससे मुतमिन है आप? जी, बिल्कुल मुतमईन है। काफ़ी अच्छा इलाज इन्होंने किया। फ़र्स्ट टाइम मैं आई हूँ इधर। पहले मेरे हस्बैंड आते रहते थे अपनी सिस्टर को लेके, उनकी नज़र का भी यहाँ पे इलाज हुआ है। काफ़ी अच्छा हो रहा है इलाज उनका यहाँ पे। आज फिर मैं अपनी नज़र चेक करवाने आई हूँ। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया है, कतरे लिख के दिए हैं। उसके बाद उन्होंने वो ऐनक का नंबर लिख के दिया है कि ये लगाएँ आप। तो ये है कि वो तो पहले से आपकी लगी हुई है, चेंज कर दी? जी, उन्होंने चेंज किया अभी। मैडम, आपका क्या मसला था? आप भी यहाँ पे आए, आपने भी इलाज करा रहे हैं आजकल तो। 7 दिन हो गए करवाए हुए। तो शुगर की वजह से मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी अंधी, ऐसे चलती थी टटोल टटोल के। तो ये दोनों आंखों में मोतिया था मेरे। तो आज 7 दिन हो गए मैं चेकअप करवाने आई हूँ। माशाल्लाह मुतमईन हूँ, बड़ा अच्छा मेरा हुआ है ऑपरेट, बहुत अच्छा हुआ। ये अचानक आ गया? आपने भी कोई ऐसी दवाई डाली थी या क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे शुगर है, उसके वजह से मेरी ये आंखों की बनाई ना दोनों मोतिया उतर है। और मैं बहुत मुतमईन हूँ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा ऑपरेशन हुआ मेरा यहाँ पर। अब दूसरा भी करवाना है मैंने, इसमें भी मोतिया। ऑपरेशन करवाया था मोतिये का, तो अच्छा कामयाब हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। अब बस चेकिंग करवाने आए कि अब बेहतर है कि नहीं। अम्मा का ऑपरेशन कराया, मोती आए हुए हैं, इसलिए। आपकी ये अम्मा है? हाँ जी। क्या मसला है आपका? जी ऑपरेशन होया 8 दिहाड़े होए अखी ने, इतो चेक करावण आईयां। तो अब जब पहले ऑपरेशन नहीं कराया था, उस वक्त क्या पोजीशन थी, अब क्या हुआ, बेहतर हो गया? जी बेहतर जावर जावर आनी नजर अगे जावर जावर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਮੇਰੀ ਦੇਸੇ ਹੋ ਨਾ बात मां जावर आवे सी आई खब्बी अखी ने। अभी आके जी खब्बी आके लोग भर वक्त यहाँ पे पहुँच जाते हैं, या अब भी वही है कि अवेयरनेस का मसला है? ऑल्दो हमारी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस के लिए हम लोग ख़ुद कैंपेन्स चलाते रहते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे कैंप्स जाके लगते हैं। उसके बावजूद एक परसेंटेज है हमारी जो
बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेट पहुंचते हैं। लेट होने की वजह से बीमारी एक तो डैमेज बहुत ज़्यादा कर चुकी हुई होती है, दूसरा ये कि उसकी ट्रीटमेंट के बाद जो आउटकम्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। सो स्टिल अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज डज़ कम लेट फॉर द सर्जरी, वो इग्नोर करते रहते हैं। अभी साथ वाली क्लिनिक में मैं देख रहा था, वो माँ जी का बहुत ज़्यादा पका हुआ मोतिया था, उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस तो वो हैं हमारे प्रॉब्लम्स, कुछ अवेयरनेस के हैं, कुछ रिसोर्सेज के प्रॉब्लम्स हैं लोगों को पहुंचने के यहाँ पर। उसकी वजह से उस चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमारा बाकायदा एक आउटरीच प्रोग्राम है, कैंप ब्रांच है। वो जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते और बेसिक चेकअप के लिए हम उनके गाँव गोठों, उनके छोटे शहरों में पेरिफेरी में जाके बाकायदा कैंप्स लगाते हैं और फिर वहाँ पे जिनका इलाज हो सके उनको करते हैं। जिनके रेफरल की यहाँ पे एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो यहाँ पे करते हैं। कुछ बेसिक सर्जरीज़ वहाँ पे ऑन साइट भी करते हैं, सर्जिकल कैंप्स भी। बट स्टिल हमारी कोशिशों के बावजूद भी, आप लोगों मीडिया की कोशिशों के बावजूद भी इस पे लोगों को भी अवेयरनेस की और ज़रूरत है और शायद हमें और आपको भी इस पे काम करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अगर आँख के मुख्तलिफ़ हिस्सों की हम बात करें या ज़्यादातर बीमारी के मुख्तलिफ़ जो ज़रिए हैं या फिर जो आँख के मुख्तलिफ़ हिस्से जिन पे बीमारियों का हमला होता है, उसकी कुछ डिटेल हो जाए। जी, आँख में बाकी जिस्म की तरह बेसिकली अगर हम डिवाइड करें स्पेसिफ़िकली आँख को, तो कुछ एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और कुछ बाकी चीज़ों की अगर हम डिवाइड कर सकें, क्योंकि एज का मैंने सेपरेट इसलिए कर दिया कि एज के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया है ख़ास तौर पे और काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया हमारी मेजर पूरी दुनिया में ही आई का एक ओपीडीज़ के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर मेजर शेयर सफ़ेद मोतिया का होता है और ये डायरेक्टली एज के साथ रिलेटेड है। इसकी और भी वजूहात होती हैं लेकिन एज के साथ रिलेटेड है। इसी तरह काले मोतिये का भी और भी वजूहात हैं लेकिन वो भी एज के साथ रिलेटेड होता है। तो ये मेजर हमारा शेयर है पेशेंट्स का सफ़ेद मोतिये का। बाकी और हैं, इन्फेक्शंस के पेशेंट्स आते हैं आजकल, जैसे आशोब चश्म का बहुत ज़्यादा है तो हमारा काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आशोब चश्म के आ रहे हैं। फिर इंजरी का, ट्रॉमा का बहुत ज़्यादा है। कई आँख के अंदर की सोजिश होती है, इन्फेक्शन है, उसके पेशेंट्स हैं। पर्दे के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के साथ, शुगर के साथ रिलेटेड हैं, ब्लड प्रेशर के साथ रिलेटेड हैं। वो प्रॉब्लम्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी आशोब चश्म का जिक्र किया, ये है क्या, ये कैसे लगती है बीमारी और फिर हमने एहतियात क्या करनी है? आजकल ये बहुत हॉट टॉपिक है हमारे सर्कल्स में भी और बाकी पूरे पाकिस्तान में, मीडिया में भी। ये बुनियादी तौर पे एक वायरस है जो ये बीमारी क्रिएट करता है, जो कॉज करता है। ये वही वायरस है जो आम ज़ुकाम का, कॉमन कोल्ड का वायरस है। कॉमन कोल्ड के भी बेशुमार वायरसेस हैं, दिस इज़ वन ऑफ दोज वायरसेस। जो कॉमनेस्ट है उसको एडिनो वायरस कहा जाता है। अब इस वायरस की खासियत, चूँकि हमने ताज़ा एक वबा गुजारी है कोरोना की, इसके अंदर जिस तरह कोरोना के ख़िलाफ़ डायरेक्टली हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था जी कि वायरस लग जाए तो हम कोई ऐसी दवाई दें कि वायरस मर जाए, इसी तरह इसका भी कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं। मैंने कोरोना की मिसाल दी, थोड़ा सा ख़तरनाक लगता है लेकिन मिसाल उसकी ख़तरे के हिसाब से ना समझी जाए, ये उसकी मैकेनिज़्म जो वायरस का है उसके हिसाब से समझी जाए कि उसमें भी प्रिवेंशन वाज द बेसिक स्ट्रेटजी। इसमें भी प्रिवेंशन एक हमारी ऐसी है स्ट्रेटजी जो हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। जिस पेशेंट को हो गया उसको तो हो गया, उसने अपने टाइम के ऊपर रिकवर करना है। जैसे बाकी ज़ुकाम है हमारा, उसने अपने टाइम पे रिकवर करना है। एक बड़ी हमारे सर्कल्स में मशहूर कहावत है कि इफ़ यू treat common cold it takes 1 week, but if you leave it untreated it takes 7 days. So basically it's not treatable, तो it takes its own time. ये नाज़रीन, जिस तरह इंसानी ज़िंदगी में आँख की बड़ी अहमियत है, उसी तरह आँख के साथ इस ऐनक या ग्लासेस का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है कि अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है, उसको रोकना है, उसको बेहतर करना है, तो इस हवाले से आपको इस ऐनक की ज़रूरत होगी। यहाँ पे एक पेशेंट का टेस्ट हो रहा है, डॉक्टर साहबा देख रही हैं। डॉक्टर साहबा, अगर आपसे इस हवाले से हम बात करें कि ये जो इंसानी आँख
بہت اہم ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس گلاسز یا اینک کی کتنی اہمیت ہے کہ نظر اگر کمزور ہو جائے تو؟ دیکھیں اینک کی ضرورت یا اہمیت اتنی ہی ہے جتنی آنکھوں کے باقی ٹریٹمنٹ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کو ادویات کی اور باقی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے ٹھیک ہونے کے لیے، اسی طرح اینک بھی ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کی لائف کا، ٹھیک ہے. جو چیزیں ایک کم آسان طریقے سے ٹھیک ہو جائیں، جیسے اینک کا نمبر مین بنیادی چیز ہے، سب سے پہلے سٹارٹ یہاں سے ہے. تو جو پیشنٹ جن کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جن کی زیادہ نظر کمزور ہوتی ہے، سٹارٹ ہم وہیں سے لیتے ہیں گلاسز کے نمبر سے، پھر ہم آگے جاتے ہیں بیماری کی طرف. موسٹلی بچے جیسے کم عمر بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نظر کمزور ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی گلاسز ہی ایڈوائز کی جاتی ہیں. اگر اینک سے فرق نہیں پڑ رہا، کچھ بیماری ہے، تو پھر آگے ڈاکٹر کی طرف ریفر کرتے ہیں، لیکن سٹارٹ ہم اینک کے نمبر سے ہی لیتے ہیں. آج کل تو بڑے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی بھی نظر کمزور ہے، تو ان کو بھی گلاسز لگتے ہیں. اگر نہ لگیں تو اس کا پھر اگلا کیا ہوگا؟ مثلا 1 سال کا بچہ ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے. دیکھیں جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ اینک ایک بہت ضروری پارٹ ہے ہمارے لائف کا، ٹھیک ہے نا. جیسے گلاسز بچہ بھی ہے تو اس کی ایک ضرورت، اگر اینک ہے، ٹھیک ہے، اس کو اینک کا نمبر لگ رہا ہے تو اس کو لگانا بہت ضروری ہے، نہیں تو آپ کی نظر بن نہیں پاتی، آپ کی نظر بہتر نہیں ہوتی تو اس سے بہتری نہیں آ سکتی، آپ کی نظر ویک ہی رہ جاتی ہے. اور جب آپ کو اینک سے اتنا اچھا نظر آ رہا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اینک استعمال کریں. لڑکیاں تو آیا میرا نورلا ہی نام ہے، ولد فضل اللہ، میرا شناختی کارڈ بھی کوڈ ہے. اچھا ماں جناب 2 آنکھاں دا مت لے کے موتیا ایک ہی اکھی دا آپریشن ہوا گاندھیاں ہسپتال بچوں آپریشن کرایا، جان آپریشن کرایا. نظر میری صحیح ہے، نظر سکی نال میں سب کچھ سکھا میں، لیکن اتوں اڑکنے لگ پہ اڑک دیے ایک دم پانی چھٹ پہ، پانی چھٹتا پھر نیرا ہو جاتا آخی، پھر ایک کپڑا رکھا ہوا ہے اس نال میں پھر کرتا رہنا، میں نظر آتا رہتا. کب سے اس کا مسئلہ؟ سر یہ تقریباً نا کوئی 2-3 سال ہو گئے ہیں اس کو اس مسئلے میں پڑے ہوئے. اس کو نہ پیدا ہوتے ہی کہ کالا موتیا تھا اس کی آنکھوں میں، ہمیں پتہ نہیں چلا. ہمیں پتہ چلا جب یہ 4 سال کا ہو گیا تو پھر الشفا میں ایک دفعہ اس کا آپریشن کروایا، کوئی سال ذلیل ہو گئے. اس کے بعد نا پھر انہوں نے پھر اس کے آپریشن کی ڈیٹ دے دی تھی کہ پھر اس کا آپریشن کرواؤ. میں نے کہا چھوٹا بچہ ہے، میں اس کا آپریشن کدھر بار بار کرواؤں. تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ الشفا میں چلے جاؤ، راولپنڈی میں گجرانوالے کا رہنے والا ہوں. تو پھر میں ادھر آیا ہوں تو ابھی نا ماشاءاللہ علاج اس کا اچھا چل رہا ہے. ایک آنکھ بتا رہے ہیں کہ صاف ہو گئی ہے کالے موتیے سے، اور ایک میں نا 20% موتیا ہے ابھی. تو جب آپ پرائیویٹ ادھر گجرانوالہ میں کسی عطائی کے پاس اس کے پاس علاج کرا رہے تھے، اس کا خرچہ بھی آ رہا تھا اور اس کا نہیں ادھر الشفا میں کروایا ہے نا، ادھر چلڈرن میں. اچھا تو فرق ہے وہاں کا یہاں کا؟ یہاں کا بہت فرق ہے. ادھر تو دکم دکی، ادھر تو کوئی بات ہی نہیں کسی کی سنتا. ادھر تو جب آتے ہیں تو پورا ماحول پورا من ادھر. مطلب میں گجرانوالے سے آیا ہوں، 11 بجے ادھر پہنچا ہوں، پرچی لی ہے، نمبر پہ چل رہے ہیں. ادھر تو دکم دک ہے، ادھر تو کوئی بات ہی نہیں کسی کی سنتا ہے. ادھر تو ماشاءاللہ مطلب ہے کہ بندہ سکون سے اپنا علاج کرواتا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ نام بتاؤ اپنا. بتاؤ. محمد شیان. اس بچے کا کیا پرابلم ہے اور کب سے ہے؟ یہ تقریباً جو پیدا ہو گیا نا، پیدائش سے ہو گیا ہے. یہ کینسر لگ گیا تھا. پہلا تو دم کیا تھا، ڈال دیا نا، ملا پہ گیا تھا. پھر ڈاکٹر پہ گیا تھا، اس نے مشورہ کیا تھا، ٹیسٹ MRI کیا تھا. MRI کے پہلے CT اسکین کیا، پھر MRI کیا تھا. MRI میں پتہ لگ گیا جراثیم ہے، کینسر ہے. وہ اس کو آنکھ نکالنے پڑے گا. ہاں پھر نکال لیا آنکھ، اور یہ تقریباً 4 مہینے میں نکال دیا آپریشن پہ. ابھی 10 مہینے ہو گیا. تو یہ آنکھ کہاں سے نکالا تھا؟ جب یہ ادھر الشفا اسپتال میں سارا ادھر کیا تھا. اچھا ہاں تو یہاں پہ جو علاج ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، ورنہ اس کی دوسری آنکھ علاج بھی ٹھیک ہو رہا ہے. ابھی معائنہ کیا تھا، کل معائنہ ہو گیا ایک، پھر دوبارہ دوسرے مہینے پھر معائنہ لگوایا تھا. وہ ابھی صاف ہے فی الحال انشاءاللہ. دونوں آنکھ جراثیم نہیں ہے. اس کا کیا ہوا، کس طریقے سے یہ ہو گیا؟ سر اس کا پہلا ہم لوگ لے کے گیا ادھر پشاور میں، ہاسپٹل میں لے کے گیا.
तो उधर जब टेस्ट करवाया, MRI करवाया, तो वो कह रहा था कि इसको रसूली लगा हुआ है, आँख में रसूली लगा हुआ है, वो कैंसर बीमारी भी है। तो फिर वो कह रहा था कि आपका मर्ज़ी है, अगर अलशफा में लेके जाते हैं तो अलशफा में लेके जाओ, अगर इसका आँख बच जाएगा। जब इधर लेके आया तो वो रिपोर्ट देखा तो इसका बोलता है कि इसका आँख बचाने वाला नहीं है, इसको आज निकालना पड़ेगा। फिर आँख निकाला हुआ है, आँख निकाला हुआ है लेकिन जरासीम था उसमें। फिर इधर कीमो लगा हुआ है, तकरीबन 10 कीमो लगा हुआ था। कीमो के बाद फिर MRI टेस्ट किया पॉजी फाउंडेशन में, उसके बाद फिर रसूली आ गया। अभी 2 महीना हुआ है कि इसका फिर ऑपरेशन करवाया। आमतौर पे किस तरह की बच्चे में होती हैं आँख की बीमारियाँ? बच्चों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हम तो देखते हैं, जिसमें सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, इसके अलावा चोट लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर आते हैं, क्योंकि ट्रॉमा के बाद भी बहुत सारे बच्चों में पर्दे का डिटैच हो जाना या मोतिया बन जाना बहुत कॉमन है, और अनफॉर्चुनेटली उसका बर वक्त इलाज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो बच्चे बहुत ज़्यादा हद तक बिनाई उनकी बहुत हद तक मुतासर होती है। और आजकल जैसे एलर्जी का सीज़न होता है तो एलर्जी के बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास आते हैं। आशोब चश्म काफ़ी फैला हुआ है आजकल, तो उसमें भी ये प्रिकॉशंस लेनी बहुत ज़रूरी है कि आप उसको टाइमली डायग्नोस करें और दवाई वक्त पर डालें, क्योंकि दवाई भी जो हम मरीज़ों को देते हैं हमारे पास कंप्लायंस इतनी अच्छी नहीं होती। ऐनक का नंबर भी बच्चों को दिया जाता है लेकिन वो लगाते नहीं हैं या तोड़ देते हैं और फिर वापस नहीं आते डॉक्टर को कभी चेक कराने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में आप आँख का कोई भी मसला है उसको बहुत सीरियस लें और उसका प्रॉपर इलाज कराएं, क्योंकि अगर एक दफ़ा इस उम्र में नज़र नहीं पूरी होगी तो वो सारी ज़िंदगी भी आप कोशिश कर लें तो वो सही नहीं हो सकती। अहम नुक्ता है आपने जो बताया। डॉक्टर साहब, आशोब चश्म का आजकल फिर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा है, ये होता क्यों है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है? देखिए, बेसिकली आशोब चश्म को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एडिनो वायरल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। बेसिकली ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एक वायरस कॉज करता है, जिसको एडिनो वायरस कहते हैं। इसमें अहम बात ये होती है कि आपने मरीज़ को और सब लोगों की आगाही के लिए ये पता होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस है, यानी कि ये एक बंदे से दूसरे बंदे में फ़ौरन ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जिस बंदे को भी ये बीमारी है उसको फ़ौरन से आइसोलेट हो जाना चाहिए, ख़ुद से काला चश्मा लगा लें। अगर आप किसी वर्क प्लेस पर जाते हैं तो आप वहाँ से छुट्टी लें और आप घर बैठें ताकि आप बाकी लोगों को इससे इन्फेक्ट ना करें। और इसमें फिर हम ज़्यादातर स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं, क्योंकि इससे अगर आँख को आप बार बार मलेंगे तो आपकी पुतली भी डैमेज हो सकती है और उसकी वजह से आपकी बिनाई भी मुतासर हो सकती है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और वो ये कहते हैं कि जी एक वक्ती बीमारी है, ये स्पेल ख़त्म होगा तो आँख ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप आँख को बहुत ज़्यादा रगड़ के इसमें मलते रहेंगे, क्योंकि ख़ारिश और पानी की शिकायत इसमें होती है ज़्यादातर, तो उसको फिर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है। एहतियात इसमें यही है कि आप बार बार अपने हाथ साफ़ करें। जिस भी मरीज़ को ये वायरस लग गया है वो अपना तकिया तौलिया अलग रखे। रुमाल से आंख को साफ़ करने के बजाय टिशू पेपर से आप आंख को साफ़ करें, और हर दफ़ा जब आप आंख साफ़ करें तो आप वो टिशू पेपर फेंक दें। लाइट हाउस डिपार्टमेंट जो है ख़ास तौर पर ऐसे मरीज़ों के लिए बनाया गया है जिनकी कम बसारत होती है या वो टोटली ब्लाइंड होते हैं, जिनको बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो जब वो यहाँ हमारे पास आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को कैसे गुजार सकते हैं, हम वो तरीके बताते हैं। जैसे कोई स्कूल जाने वाला बच्चा है, उसको ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आता, वो बुक्स नहीं पढ़ सकता, तो हम मुख्तलिफ जो है लो विजन एड्स के ज़रिए उनको ब्लैक बोर्ड दिखाने में मदद करते हैं, उनको बुक्स पढ़ने में मदद करते हैं। जैसे कोई टोटली ब्लाइंड पर्सन है, उसको चलने फिरने में मसला होता है, तो हम उनको सफ़ेद छड़ी की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली जो है अपने काम वगैरह कर सकें। अल-शिफा के जो मुख्तलिफ मराकज़ हैं, इसके अलावा मोरगा पिंडी के अलावा वो कहाँ कहाँ हैं और इसकी बुनियाद कब पड़ी? ये हमारा हॉस्पिटल 1985 में जो पिंडी वाला बुनियाद रखी गई और 1991 में इसने फंक्शनिंग स्टार्ट की। इसके 4 और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि देखते हुए कि लोगों को दूर दराज इलाके से सफ़र करना मुश्किल था, तो इसलिए हमने मुज़फ़्फ़राबाद, कोहाट, चकवाल और सक्खर, इन 4 जगहों पे अल-शिफा ट्रस्ट के ब्रांचेस बताई हैं, ब्रांच हॉस्पिटल्स बनाए हुए। हम देख रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि लोगों को अब अवेयरनेस हो गई है। पहले हम समझते थे कि बहुत सारे लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते और वो अताइयों के पास चले जाते हैं या फिर वो एक नॉर्मल डॉक्टर के पास, लेकिन आई स्पेशलिस्ट चूँकि सारे इधर थे, आप समझते हैं कि अवेयरनेस हो गई, लोग पहुँच रहे हैं। जी माशाल्लाह, हमारे पास पाकिस्तान के हर इलाके से
बल्कि अफ़गानिस्तान तक से मरीज़ आ रहे हैं। आपको ये सुन के खुशी होगी कि इवन गैम्बिया से हमें अप्रोच किया गया और गैम्बियन पेशेंट्स भी यहाँ से अफ्रीका से ट्रैवल करके सिर्फ शिफा तक आए अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए। इसके अलावा हमारे पास जॉर्डन और पैलेस्टाइन से पिछले दिनों में 2 डॉक्टर्स ट्रेनिंग के लिए भी आए हुए थे। उन्होंने हमें अप्रोच किया कि जी हमें पता चला है कि आपका एक स्टेट ऑफ द आर्ट आई हॉस्पिटल है और हम आई में एक ने पीडियाट्रिक्स ऑप्थेल्मोलॉजी में और दूसरे ने ऑक्यूलोप्लास्टिक में ट्रेनिंग करनी थी, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया, वो भी आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो शोहरत है वो सिर्फ नेशनल हद तक नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी हद तक हो गई है। और आपको ये भी सुन के खुशी होगी कि रिसेंटली पाकिस्तान का ये वाहिद हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल जो कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ आई हॉस्पिटल्स का मेंबर बना है। हमारे 80% पेशेंट फ्री में होते हैं और जब से नए प्रेसिडेंट आए हैं हमारी किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि कोई ज़कात का सर्टिफिकेट लाए या कोई अपनी एलिजिबिलिटी दिखाए कि जी वो वाकई डिज़र्विंग है कि नहीं। एनी बॉडी कैन वॉक इन और आके मुफ्त इलाज करा सकता है यहाँ पे किसी भी बीमारी का। हमारे मेजॉरिटी केसेस कैटरेक्ट के होते हैं और ये भी आपको सुन के खुशी होगी कि जो लेंस वगैरह कैटरेक्ट में डलता है वी इंश्योर द बेस्ट क्वालिटी लेंसेज जो दुनिया में अवेलेबल हैं कि हम वो ही आँखों में डालें। कोई चाइनीज़ इंडियन इस तरह के हम नहीं इस्तेमाल करते, ज़्यादातर यूरोपियन लेंसेज इस्तेमाल हो रहे हैं या अमेरिकन लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं जो लोगों की आंखों में डाले जाते हैं। अभी हमें अमेरिका से कॉर्नियाज़ मंगवाने पड़ रहे हैं। अब एक कॉर्निया की कॉस्ट हमें तकरीबन लगभग 2 लाख रुपए की पड़ती है हमें। तो आप ये सोचें कि उसके बावजूद भी हम कुछ फ्री पेशेंट्स को कॉर्नियाज़ भी मुफ्त में लगा रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त में। उसने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि जी किस तरीके से किन पेशेंट्स जो ज़्यादा डिज़र्विंग हैं, यंग हैं, एक आंख है, तो वो क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं। जो उन क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है वेटिंग लिस्ट में इंतज़ार करता है। इंतज़ार इसमें थोड़ा लंबा है क्योंकि ज़ाहिर है उस हिसाब से कॉर्नियाज़ हमारे पास नहीं आते। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हमारे मुल्क में डेली हज़ारों बल्कि लाखों के हिसाब से जो लोग फौत होते हैं उनके कॉर्नियाज़ उनके साथ ही कब्र में चले जाते हैं। ये वाहिद ऑर्गन है जो कि हम विदाउट कटिंग द बॉडी आराम से निकाल सकते हैं कॉर्निया। तो ये मेरे ख्याल में अगर इसकी अवेयरनेस हो तो मेरे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो कि इस वक्त देख नहीं सकती, बिनाई से महरूम है बिकॉज उनका कॉर्निया डैमेज हो चुका है या ओपेसिफाई हो चुका है, उनको विजन वापस आ जाएगी। इससे बढ़ के आप किसी को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। सर बहुत मशकूर हैं आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मैंने हॉस्पिटल के आपको मुख्तलिफ हिस्से दिखाए, छोटे छोटे पेशेंट भी आपने देखे जिनकी आँख ज़ाया हो चुकी थी। ऐसा क्यों हुआ? ये बर वक्त पहुंचने पर वो आँख जो है वो बिनाई समेत बहाल हो सकती थी, लेकिन वो देर हो गई। अब ये हॉस्पिटल जहाँ तक महदूद नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में भी है, दारुल हुकूमतों में भी है। ये मीडिया का फ़र्ज़ है, उलमाए कराम का किरदार है कि वो लोगों को अवेयर करें कि जिस तरह आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप मरने के बाद अपनी आँख का अतिया दे सकते हैं। तो यकीनन मैं उन लोगों को हमेशा सलाम करता हूँ, उनकी बात करता हूँ, उनके इदारे के विज़िट हम करते हैं क्योंकि ये हमारी एक ड्यूटी है, हमारी एक जो लोगों तक अवेयरनेस हमारी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है। जब मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ तो मैं इन किरदारों की आवाज़ बुलंद करता हूँ। जनरल जहांदाद खान एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने दिफाए वतन के लिए अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा और फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इस हॉस्पिटल को वजूद में लाए और फिर पूरी ज़िंदगी यहीं पे गुजारी और यहीं पे उनकी तुरबत बनी। यकीनन ऐसे लोग तारीख़ का हिस्सा होते हैं। तारीख़ ऐसे रोशन चेहरों को हमेशा रोशन रखती है और वो हमारे लिए मशअल राह हैं। जब इस ज़मीन का अतिया लेने उस वक़्त के प्रेसिडेंट के पास जनरल साहब गए तो उन्होंने कहा मेरा रिटायरमेंट के बाद ये मंसूबा है कि मैं आँखों का हॉस्पिटल बनाऊं। और फिर उन्होंने उनसे भी सवाल किया कि आपका भी कोई मंसूबा है। देन उन्होंने रिटायरमेंट के बाद फिर स्पेशल पर्सन के लिए हॉस्पिटल बनाए। आज आपने भी सोचना है कि आपने इंसानियत की बका और फलाह के लिए क्या करना है, क्योंकि तारीख़ में वही लोग ज़िंदा रहते हैं जो इंसानियत को ज़िंदा रखते हैं। यकीनन आप भी ऐसा चाहते हैं। इसी ख्वाहिश के साथ
عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.